इस फैसले को मैं अधूरा फैसला भी कहता हूँ, इसलिए क्योंकि इसमें जो पुलिस कर्मियों ने, एटीएस वालों ने हमें फंसाया, टॉर्चर किया, फैब्रिकेट किया, गलत विटनेस बनाए, उनके ऊपर कोई बात नहीं करता। उनके एफआईआर दर्ज करने की, उनको अरेस्ट करने की, उनको प्रोसिक्यूट करने की, उनको पनिशमेंट देने की, ये फैसला कोई बात नहीं करता। इसलिए मैं इसे अधूरा फैसला कहता हूँ और मैं कहता हूँ कि बॉम्बे हाईकोर्ट की एसआईटी बना करके इनके खिलाफ कार्रवाई, इनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन की जानी चाहिए। दो एसआईटी बनानी चाहिए। एक एसआईटी तो इसलिए बननी चाहिए कि इन्होंने क्यों मुस्लिम नौजवानों को फंसाया था, इनको कैसे सजा दी जाए, और दूसरी एसआईटी इसलिए बननी चाहिए ताकि ये पता कर सके कि इस केस को ब्लास्ट करने वाले असल मुजरिमीन कौन हैं। 21 जुलाई को साल 2006 के मुंबई लोकल ट्रेन बॉम्ब ब्लास्ट के मामले में एक बड़ा और ऐतिहासिक फैसला आया है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने इस मामले में दोषी ठहराए गए 12 आरोपियों को बाइज्जत बरी कर दिया। ये सभी आरोपी मुसलमान थे, जिन्हें बिना किसी अपराध के 19 साल जेल में बिताने पड़े। 19 कीमती साल, जिसकी भरपाई कोई नहीं कर सकता। इस मामले में साल 2015 में सबसे पहले बरी हुए थे अब्दुल वाहिद शेख। इनके अलावा 5 लोगों को फांसी की सज़ा, जबकि 7 को उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई थी। इस पूरे केस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं अब्दुल वाहिद शेख। वाहिद साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है मकतूब हिंदी के इस इंटरव्यू में। इससे पहले कि हम वाहिद साहब से बातचीत शुरू करें, मैं आपको बता दूं कि इन्होंने जेल से बाहर आने के बाद अपने बाकी साथियों के लिए कानूनी लड़ाई को जारी रखा था। साथ ही इन्होंने एक किताब लिखी बेगुनाह कैदी के नाम से, जिसमें इन्होंने ऐसे मुस्लिम नौजवानों की कहानी को दर्ज किया जो बिना किसी अपराध के जेल में कैद थे। तो वाहिद साहब, जो सबसे पहला सवाल मेरा आपसे रहेगा वो यही कि 2 दशक की लंबी लड़ाई लड़ने के बाद कोर्ट का ये फैसला आया है, क्या रिएक्शन था आपका? निजी तौर पे आपको कैसा लगा इस फैसले के बाद? देखिए, जब कल फैसला आया है तो मैं बॉम्बे हाई कोर्ट में मौजूद था, और जब डिविजनल बेंच ने ये फैसला सुनाया है तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सारे ही एक्यूज जेल से हाई कोर्ट के अंदर पेश किए गए थे। फैसला सुनते ही सारे एक्यूज रोने लगे, मुझे भी रोना आया था, और ये खुशी के आंसू थे। हमें इस बात की खुशी थी कि 19 साल के बाद ही सही, लेकिन अदालत ने तस्लीम किया कि हम बेगुनाह हैं, और हम पर जो है झूठा केस बनाया गया है, हमारे ऊपर जो है टॉर्चर किया गया है, हम पे कन्फेशन दिया गया है झूठा झूठे तरीके से, हम पर जो है आरडीएक्स वगैरह प्लांट किया गया है, झूठे विटनेसेस हमारे खिलाफ खड़े किए गए। तो हमारे खुशी के आंसू हो रहे थे। 19 साल के बाद फैसला बहुत देर से आया है, इसमें कोई बात नहीं, कोई शक की बात नहीं है, लेकिन फैसला आया तो है। 2015 में जब मुझे ट्रायल कोर्ट में छोड़ा है, उस वक्त मैं रो रहा था, और सारे एक्यूज हंस रहे थे। हंसने की वजह ये थी कि वो ये समझ रहे थे कि ये जो फैसला है ये हाई कोर्ट में टर्न डाउन हो जाएगा, और मुझे इस बात का रोना आ रहा था कि मैं तो ट्रायल कोर्ट से छूट रहा हूँ, लेकिन मेरे 12 कैदी जो है उनको ट्रायल कोर्ट ने सजा दी है, उन्हें और कुछ साल जेल में बिताने पड़ेंगे। तो मजमूरी तौर पे ये फैसला एक तारीख फैसला है, आप कह रहे हैं, और इस फैसले को मैं अधूरा फैसला भी कहता हूँ, इसलिए क्योंकि इसमें जो पुलिस कर्मियों ने, एटीएस वालों ने हमें फंसाया, टॉर्चर किया, फैब्रिकेट किया, गलत विटनेस बनाए, उनके ऊपर कोई बात नहीं करता। उनके एफआईआर दर्ज करने की, उनको अरेस्ट करने की, उनको प्रोसिक्यूट करने की, उनको पनिशमेंट देने की, ये फैसला कोई बात नहीं करता। इसलिए मैं इसे अधूरा फैसला कहता हूँ, और मैं कहता हूँ कि बॉम्बे हाईकोर्ट की एसआईटी बना करके इनके खिलाफ कार्रवाई, इनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन की जानी चाहिए। दो एसआईटी बनानी चाहिए। एक एसआईटी तो इसलिए बननी चाहिए कि इन्होंने क्यों मुस्लिम नौजवानों को फंसाया था, इनको कैसे सजा दी जाए, और दूसरी एसआईटी इसलिए बननी चाहिए ताकि ये पता कर सके कि इस केस को ब्लास्ट करने वाले असल मुजरिमीन कौन हैं। तो ये जो 12 लोग थे, जिनमें से एक गुजर भी गए इसी केस के दौरान, तो इन 12 लोगों के किस बैकग्राउंड से ये लोग आते हैं, इनके बारे में हमें कुछ बताइए। और साथ ही कि एटीएस ने मतलब इन्हें क्यों निशाना बनाया, इन्हीं 12 लोगों को क्यों पकड़ा? देखिए, सबसे बड़ा गुनाह तो इनका ये है कि ये भारत में है और मुसलमान है। तो भारत में मुसलमान की हैसियत से जीना भी आज बहुत मुश्किल काम है। ये भारत की अलग अलग स्टेट से, अलग अलग शहरों से बिलोंग करते हैं। माजिद तलत से कमाल अंसारी, जिनका इंतकाल हो गया, वो जो है मधुबनी बिहार से थे। जलगांव आसिफ खान जो है जलगांव महाराष्ट्र से ताल्लुक रखते थे। सोहेल शेख जो है पूना से ताल्लुक रखते थे।
तो अलग अलग शहरों के लोगों को गिरफ्तार किया गया। तो बुनियादी वजह इनके मुसलमान होना, दूसरी वजह यह है कि ये बेगुनाह थे, तीसरी वजह ये थी कि कहीं ना कहीं इन लोगों पर झूठे एसआईएम के केस, सिमी के केस बनाए गए थे, और इसकी बुनियाद पर पुलिस ने इनको अरेस्ट किया था। पुलिस को मालूम था कि ये बेगुनाह है और उनका इस केस में कोई लेना देना नहीं है, उसके बावजूद जो है उनको इस केस में फंसा करके 19 साल रखा गया, और ये बहुत बड़ा क्राइम है जो पुलिस ने किया है। तो ये जो पूरी कहानी बनाई गई थी, आपने बताया सीमी, लश्कर ए तैयबा और पाकिस्तान से संबंध, ये कहानी पैदा कैसे हुई? ये सब जो है एटीएस चीफ केपी रघुवंशी, कृष्णपाल रघुवंशी की जहनी स्टोरी है। उसने जब देखा कि इस ब्लास्ट के अंदर ओरिजिनल लोग नहीं मिल रहे हैं, तो उन्होंने एक स्टोरी बनाई बैठ करके, और उसमें रंग भरने के लिए हिंदुस्तानी मुसलमानों पर इल्जाम लगाया कि ये सिमी के लोग हैं, आईएसआई के लोग हैं, लश्कर तैयबा के लोग हैं, ये पाकिस्तान जाकर आए हैं, और कहानी में रंग भरने के लिए हम लोगों को बलि का बकरा बनाकर इस केस में अरेस्ट किया था। अभी ये एटीएस के सभी पूरे आरोपों के बाद भी सभी लोग बाइज्जत बरी हो चुके हैं। तो असल अपराधी कौन है, आपको क्या लगता है? और इस मामले में क्या आपको लगता है कि दोबारा जांच होगी या होनी चाहिए? देखिए, मुझे तो ऐसा लगता है कि जो भाई इस केस के अंदर 200 लोग हलाक हुए हैं, 700 से ज्यादा लोग जख्मी हुए हैं, उनको भी 19 साल के बाद इंसाफ नहीं मिला है। तो उन लोगों को, जो मारने वाले लोग हैं, जो जख्मी करने वाले लोग हैं, उन लोग कौन है, उनको पकड़ा जाना चाहिए। और इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि एसआईटी बनाई जानी चाहिए, बॉम्बे हाई कोर्ट के जजेस को उसका प्रेसिडेंट बनाना चाहिए, इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। अब सवाल कि किसे किया किसने है, तो मुझे नहीं पता किसने किया है। पुलिस ये कहती है, जो बॉम्बे पुलिस क्राइम ब्रांच है या अदर स्टेट की पुलिस कहती है कि इंडियन मुजाहिदीन ने किया है, और वो इसके कुछ सबूत भी रखते हैं। तो अगर इंडियन मुजाहिदीन कोई तंजीम है या उन्होंने किया है या उनके लोगों ने किया है, तो सवाल ये उठता है कि वो लोग कहाँ हैं, उनको पकड़ा क्यों नहीं गया। हमारे केस में कुछ लोगों को पकड़ा गया था इंडियन मुजाहिदीन के नाम पर, लेकिन केपी रघुवंशी ने उन्हें डिस्चार्ज दिया। तो क्यों डिस्चार्ज दिया गया, इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। अगर पुलिस कहती है कि इंडियन मुजाहिदीन के लोगों ने किया है, तो उनको पकड़ के उनको सजा दी जानी चाहिए। एक आदमी को मार दिया गया, तो उसके उसके बदले में आप किसी बेगुनाह को जो है फांसी पे नहीं लटका सकते। जिसने गुनाह किया है, कानून ये कहता है उसी को सजा मिलनी चाहिए। तो जो लोग भी इसके जिम्मेदार हैं, उनको पकड़ के जरूर उनको फांसी दी जाए, लेकिन बेगुनाह को फांसी नहीं दी जानी चाहिए। जिन पुलिस वालों ने इंडियन मुजाहिदीन के लोगों को, या जो भी इसके करने वाले लोग हैं, उनको बचाने की कोशिश की है, उनको जो है सजा मिलनी चाहिए। बिल्कुल। एक बेगुनाह इंसान जब जेल में रहता है तो उसका परिवार बहुत सारी परेशानियों को, बहुत सारी दिक्कतें झेलता है। आप जेल में रहे हैं, तो आप हमें बताइए कि आपके परिवार ने क्या कुछ झेला इस दौरान, या जो आपके साथ को अक्यूज थे, जो बाइज्जत बरी हुए, उनके परिवारों ने क्या कुछ एक्सपीरियंस किया, ये आप हमें बताइए। देखिए, इन 19 सालों में हम लोगों ने बहुत कुछ खोया है। हमने हमारे माँ बाप को खो दिया, हमारी हमारे कुछ लोगों के भाई बहनों का इंतकाल हो गया, कुछ लोगों के माँ बाप का इंतकाल हो गया, कुछ लोगों की तलाक हो गई, कुछ लोगों की नौकरियां चली गई, कुछ लोगों का बिजनेस खत्म हो गया, कुछ लोगों के रिश्तेदारों ने, घर वाले जो है, दोस्त अहबाब ने जो है मिलना जुलना छोड़ दिया। हाँ, कुछ लोगों की सेहत, जवान लोग गए थे, 25-30 साल की उम्र में ये लोग गए थे, आज 19 साल के बाद 50 साल की उम्र में जो है बूढ़े होकर ये बाहर आ रहे हैं, पूरी जवानी उनकी जेल की नजर हो गई है। तो सवाल ये है कि उनके 19 साल कौन लौटाएगा, उनकी 19 साल की अकाउंटेबिलिटी कौन देगा, इसका कोई जवाब जो है ये जजमेंट नहीं देता है। हमने बहुत कुछ खोया है, अब हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है। अब हुकूमत को, सियासी हुकूमत को, पुलिस को माफी मांगनी चाहिए थी, लेकिन ये उल्टा काम कर रहे हैं। ये सुप्रीम कोर्ट जाके अपील कर रहे हैं, ये वापस हमको अरेस्ट करने की बात कर रहे हैं, या वापस हम पे केस चलाने की बात कर रहे हैं। तो ये बहुत शर्म की बात है। मेरा दावा ये है कि सुप्रीम कोर्ट भी अगर गए हैं, तो सुप्रीम कोर्ट में भी बहुत जल्द ये हार जाएंगे, और हमारी बेगुनाही वहां भी साबित होगी। 19 साल लगे इस फैसले को आने में, लोग कैद रहे, आपके भी 9 साल जेल में गए। तो मतलब उम्र का इतना लंबा हिस्सा कोई भी आरोपी गुजार देता है जेल में। सरकारें फैसला देने में बहुत देरी करती हैं। तो इसके बारे में आप क्या सोचते हैं कि जो हमारी न्याय व्यवस्था है, अ, जो लोग अब बाहर आए हैं, यकीनन उनकी फैमिली को राहत तो मिली है, लेकिन इतना टाइम लग जाता है, एक उम्र का हिस्सा एक गुजर जाता है। तो क्या कमी है इस पूरी सिस्टम में, क्यों ऐसा होता है?
देखिए, मैं समझता हूँ कि जो बहुत मशहूर बात है, जस्टिस डिले जस्टिस डिनाय। अगर आप जो है बहुत लंबे अरसे के बाद अगर किसी को दे रहे हैं तो वो इंसाफ ही नहीं होता, चाहे आप, ये तो अधूरा इंसाफ है। अगर कंप्लीट इंसाफ भी दे दिया जाता तब भी ये बात सवाल बाकी रहता कि 19 साल का क्या करेंगे आप। तो यहाँ पे तो कंपनसेशन भी नहीं मिला है, पुलिस कर्मियों को जो सजा की बात भी नहीं की है। तो मैं समझता हूँ कि हमारा जो जुडिशियल सिस्टम है, हमारा जो पुलिस सिस्टम है, इसके ऊपर जो है बहुत ज्यादा बर्डन है। ये ये झूठे केसेस बहुत ज्यादा बनाते हैं। ये लोगों को फंसाने के अंदर इंटरेस्ट लेते हैं। जब आप झूठा केस बनाते हैं तो उसमें सब कुछ झूठा आपको बनाना पड़ता है, तैयार करना पड़ता है। तो मुझे लगता है पुलिस को और हमारी जुडिशरी को ये ये मामला खत्म करना चाहिए, बंद करना चाहिए। एक ऐसा कानून आना चाहिए जिसमें ये बात हो कि भाई 1 साल के अंदर कोई भी केस हो, 1 साल के अंदर जो है इनको जो है केस को खत्म कर दिया जाए। 3 महीने के अंदर जो है केस को बेल मिल जाए। जब इस तरह का कोई कानून है, अगर ये भी कि अगर कोई छूटता है तो उसको जो है कंपनसेशन मिलना चाहिए, हुकूमत की तरफ से कानून ऐसे बनने चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि तब जाकर के ये सारे मामले के अंदर कुछ कंट्रोल होगा। अभी मुंबई एटीएस और महाराष्ट्र सरकार सुप्रीम कोर्ट भी जा रही है, जिसका आपने जिक्र किया। सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने हाई कोर्ट के फैसले को चैलेंज किया है। तो क्या डर का माहौल है? ऐसा कुछ है कि सुप्रीम कोर्ट जो है फैसला आपके हक में नहीं देगा? इसके बारे में ऐसा आप क्या कुछ भी सोचते नहीं, हैं? ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मुझे पूरा एतमाद है, पूरा यकीन है कि सुप्रीम कोर्ट जो है कोई ऐसा एडवर्स रिमार्क, एडवर्स फैसला नहीं देने वाला है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट में भी हमारी बात को जो है तस्लीम किया जाएगा, हमें बाइज्जत बरी किया जाएगा और हमारी बेगुनाही वहां भी साबित होगी। इस केस के अलावा भी बहुत सारे लोग हैं जो जेलों में कैद हैं, जो बेगुनाह भी हैं। मतलब अभी तक ट्रायल भी शुरू नहीं हुआ, कोर्ट उन्हें जमानत भी नहीं देता। बहुत सारे मामले हैं, भीमा कोरेगांव का मामला है, कई एक्टिविस्ट जेल में हैं। या दिल्ली में हुई हिंसा के मामले में बहुत सारे एक्टिविस्ट जेल में। तो इन एक्टिविस्ट के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, या उनसे आप कोई बात कहना चाहेंगे, कोई इनको मैसेज देना चाहेंगे? तो मैं खुद 9 साल जेल में रहा और बहुत सारे ऐसे कैदियों से मेरा सामना पेश आया जो बेगुनाह है और हमारे ही तरह जो फंसाए गए हैं। और बहुत सारे लोग पूरे भारत की जेलों में, हमारे पास कोई डेटा नहीं है इस वक्त बताने के लिए कि कितने कैदी है। लेकिन मैं समझता हूँ कि ज्यादातर उसमें मुस्लिम कैदी है, उसमें भी वो लोग ज्यादा है जो पुलिस का शिकार है और झूठे केसेस उन पर बनाए जाते हैं। कहीं पर कोई फसाद होता है, कहीं कोई मामला होता है। आप देखिए, मॉब लिंचिंग में मुसलमानों को ही पकड़ के लोग मारते हैं, पुलिस मुसलमानों पर ही जो है केस दर्ज कर देती है, दर्ज कर देती है। तो ये अभी आप देखिए, 2 दिन पहले तलोजा जेल के अंदर 2 कैदी को कुछ प्रिजनर्स ने घुस करके उनके कमरे में मारा, उनके सेल में मारा, उन पर ही एफआईआर दर्ज की गई और उनको जो है ट्रांसफर कर दिया गया। तो इस तरह की जो जुल्म है, इस तरह की जो ज्यादती है, ये बहुत बढ़ती जा रही है। और मेरा कहना यह है कि आप अगर बेगुनाह हैं तो आपको जो है धीरज रखते हुए अपने केस को लड़ते रहना चाहिए, अपनी बात को कहते रहना चाहिए। जिन पुलिस वालों ने आपको फंसाया है उनके खिलाफ मुसलसल शिकायत करते रहना चाहिए। एक ना एक दिन आपकी सच की फतेह होगी और झूठ को जो है मुकाला होगा। बहुत बहुत शुक्रिया वाहिद साहब। इसी बात के साथ आपका हम ये बातचीत खत्म करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।